एक सुहानी और शांत सुबह के इस अभिवादन के साथ इस विशेष गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज 27 अप्रैल 2026 है। देखिए, जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो सरहदें बहुत साफ और ठोस दिखाई देती हैं। बिल्कुल। एक देश जहां खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू हो जाता है। सही कहा। लेकिन आज जब हम भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अफ्रीका के इस क्षेत्र की तरफ देखते हैं तो वो ठोस नक्शा पानी में पूरी तरह से धुंधला पड़ जाता है। हाँ, और पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं ने इसे और भी जटिल बना दिया है। आज हम इन्हीं घटनाओं का एक तथ्य आधारित और तटस्थ विश्लेषण करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बताना आवश्यक है कि आज का ये डीप डाइव प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज़ द्वारा जनरेट किया गया है। हाँ, और स्टाइलो न्यूज़ एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। जो लोग आज इसे सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। अच्छा, वही सॉफ्टवेयर जो मिलिट्री और बड़ी सरकारें यूज़ करती हैं। बिल्कुल। इसे मूल रूप से सरकार, सेना और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस के ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हाई लेवल ग्लोबल डिसीजन मेकर्स जिस तरह की इंटेलिजेंस और रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं वो अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही हैं। ये तो सच में एक अनूठा अवसर है। तो आज के एजेंडा पर आते हैं। आज हम लीबिया की नाजुक स्थिति, भूमध्य सागर में मंडराते नए मैरीटाइम खतरे और जो ह्यूमन माइग्रेशन का संकट है उस पर बात करेंगे। और साथ ही जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आ रहे हैं उनको भी अब पूरी तरह से निष्पक्ष रूप में समझेंगे। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं नॉर्थ अफ्रीका के सेंटर यानी लिबिया से। जो इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो बताते हैं कि इस पूरे मेडिटेरेनियन संकट की जड़ें लिबिया की इंटरनल हालत में छुपी हैं। हाँ, क्योंकि पिछले 1 दशक से लिबिया पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सही कहा। एक तरफ वेस्ट में ट्रिपली बेस्ड दुबैबा सरकार है और ईस्ट में जनरल खलीफा हफ्तार का गुट है। लेकिन इन रिपोर्ट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। आप उस यूनिफाइड बजट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। 10 देशों के समर्थन से 2026 के लिए एक यूनिफाइड नेशनल बजट पर सहमति बनी है। मतलब ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। ये कागजों पर जरूर एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत लग सकती है, लेकिन इसके साथ ही जमीन पर एक और बड़ा इवेंट चल रहा है। सरते शहर में, जो कभी इन दोनों गुटों के बीच एक फ्रंट लाइन हुआ करता था, वहां फ्लिंट लॉक 2026 नाम का एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। 1 मिनट, सरते में? हाँ, और इसका नेतृत्व यूएस अफ्रीकॉम कर रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्सरसाइज में ईस्टर्न और वेस्टर्न लिबियन सेनाएं एक साथ हिस्सा ले रही हैं। वेट, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अगस्त 2027 तक लिबिया पर अपने सैंक्शंस बढ़ा दिए हैं और दूसरी तरफ एक यूनिफाइड बजट और जॉइंट मिलिट्री ड्रिल चल रही है। हाँ, देखने में थोड़ा विरोधाभासी जरूर लगता है। मतलब वो भी बिना किसी नेशनल इलेक्शन के? ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे 2 राइवल कंपनीज जो एक ही मार्केट पर कब्जा करना चाहती हैं अचानक से एक ही बैंक अकाउंट शेयर करने लग जाएं और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को एक साथ ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। ये जमीन पर काम कैसे करेगा? देखिए, अगर हम इसे एक ट्रांजैक्शन या लेन देन के नज़रिए से समझें तो तस्वीर साफ होती है। हमारे स्रोतों का जो एनालिसिस है वो बताता है कि ये कोई परमानेंट शांति समझौता नहीं है। तो फिर ये क्या है? एक टैक्टिकल मूव। बिल्कुल, ये एक टैक्टिकल मैनेजमेंट है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इस फ्लिंट लॉक एक्सरसाइज के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों धड़ों को एक सिविलियन कमांड के अंडर लाया जाए। अच्छा। क्योंकि ईस्टर्न लिबिया में रशिया की मौजूदगी काफी मजबूत हो रही है, खासकर वागनर ग्रुप और उनका जो शैडो फ्लीट है। हाँ, वागनर ग्रुप वहाँ काफी समय से एक्टिव है। सही कहा। वहाँ के मिलिट्री बेसिस और रिसोर्सेज पर इन रशियन मर्सनरीज का काफी कंट्रोल है। तो वेस्टर्न देशों की स्ट्रैटेजी ये है कि इन लिबियन गुटों को आपस में लड़ाने के बजाय इन्हें एक कॉमन बजट और ट्रेनिंग का प्रलोभन देकर अपनी तरफ लाया जाए। यानी एक तरह से रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, एक बैलेंस बनाने का प्रयास है। ये समझ आता है, लेकिन अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न सेनाएं जमीन पर एक हो रही हैं
तो ठीक उनके किनारों के बाहर समुद्र में इतनी अराजकता क्यों है? आपका इशारा उस ड्रिफ्टिंग टैंकर की तरफ है। हाँ। मैरिटाइम लॉग्स और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो एक बेहद खतरनाक स्थिति दिखा रहे हैं। 3 मार्च को आर्कटिक मेटागैस नाम के एक 277 मीटर लंबे रशियन एलएनजी कैरियर पर कुछ रहस्यमय एक्सप्लोजन्स हुए थे। जो कि एक बहुत बड़ा जहाज है, बहुत विशाल। और अब वो जहाज बेंगाजी के नॉर्थ में लगभग 200 किलोमीटर दूर बिना किसी कंट्रोल के भूमध्य सागर में भटक रहा है। देखिए, इस इंसिडेंट का टेक्निकल और लीगल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्रू को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन इस जहाज को किनारे तक लाने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। ऐसा क्यों? क्या समस्या आ रही है? एक बड़ा कारण तो खराब मौसम और जहाज का विशाल आकार है। उसके वजन के कारण टोइंग टेबल्स बार बार टूट रहे हैं। लेकिन थिंक टैंक एनालिसिस एक और बड़ा पहलू सामने रखते हैं। वो क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन लीबिया के अंदर से अपने कुछ सीक्रेट ड्रोन बेसेस ऑपरेट कर रहा है और वहां से वो अफ्रीकन कोस्ट के आसपास रशियन शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। ओ, यानी ये आर्कटिक मेटागैस पे जो धमाका हुआ वो इसी शैडो वॉर का हिस्सा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। यूक्रेन मेडिटरेनियन और अफ्रीका में रशिया के खिलाफ वॉरफेयर कर रहा है। ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के स्पिलओवर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट अब बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेडिटरेनियन सी दुनिया के सबसे हेवीली पेट्रोल्ड वाटर बॉडीज में से एक है। वहाँ नेटो और दूसरी बड़ी नेवीज के जहाज हमेशा मौजूद रहते हैं। हाँ, वहाँ काफी नेवल प्रेजेंस होती है। तो फिर एक 277 मीटर लंबा गैस टैंकर जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है या समुद्र में गैस लीक कर सकता है, उसे ऐसे क्यों भटकने दिया जा रहा है? कोई उसे हटा क्यों नहीं रहा? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है शैडो फ्लीट की लीगल पेचीदगियां और उससे जुड़ा हुआ पॉलिटिकल पैरालिसिस। पॉलिटिकल पैरालिसिस किस तरह का? शैडो फ्लीट उन जहाज़ों को कहते हैं जो इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने के लिए अपनी ओनरशिप और इंश्योरेंस को शेल कंपनीज के पीछे छुपा कर रखते हैं। अच्छा। अब क्योंकि ये एक सैंक्शन रशियन जहाज है तो कोई भी यूरोपियन देश इसे हाथ लगाने या रेस्क्यू ऑपरेशन लीड करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें सैंक्शंस तोड़ने या अनलीगल पशुपेश में पड़ने का डर है। सही कहा। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के तहत अगर आप किसी सैंक्शन शिप को अपने पोर्ट पर लाते हैं तो आप पर कई तरह की लीगल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। और दूसरी तरफ लिबिया के पास अकेले इतने बड़े ऑपरेशन को हैंडल करने की ना तो टेक्निकल कैपेसिटी है और ना ही रिसोर्सेस। यानी एक तरह का जियोपॉलिटिकल डेडलॉक बन गया है। और उस चक्कर में पूरे मेडिटरेनियन सी के एनवायरनमेंट को रिस्क में डाल दिया गया है। बिल्कुल। और ये सिचुएशन डे बाय डे और भी क्रिटिकल होती जा रही है। ये वाकई एक डरावनी स्थिति है जहां पॉलिसीज और सैंक्शंस एक फिजिकल डिजास्टर को जन्म दे रहे हैं और इन्हीं खतरनाक कानून विहीन समुद्री रास्तों से होकर एक और बड़ा संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। आप ह्यूमन माइग्रेशन क्राइसिस की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। 2026 के शुरुआती कुछ महीनों में ही मेडिटेरेनियन को पार करके यूरोप पहुंचने की कोशिश में लगभग 1000 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये फेलियर ऑफ पॉलिसी का सबसे बड़ा मानवीय रूप है। सही कहा। लोकल रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हाल ही में लिबियन रेड क्रेसेंट ने तोब्रुक के तट से 404 माइग्रेंट्स को डूबने से बचाया। हाँ, और एक दूसरा इंसिडेंट भी था। सी वॉच नाम के एक संस्था ने ट्यूनिशिया और लिबिया के बीच एक अबैंडन्ड ऑयल रिग है डिडॉन, वहां से 44 प्रवासियों को रेस्क्यू किया। वाह, एक छोड़े हुए जंग खाए ऑयल रिग पर? बिल्कुल। सोचिए वो वहां जिंदा कैसे बचे होंगे। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। कैसा मैकेनिज्म? देखिए, रिसर्चर्स ने रिवील किया है कि ट्यूनीशिया और लिबिया के बीच एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। अच्छा। यहाँ माइग्रेंट्स का विशेषकर महिलाओं का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। ये कोई नॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग का धंधा नहीं है। यहाँ इंसानों को लिटरली फ्यूल, ड्रग्स या वेपन्स के बदले कमोडिटी की तरह ट्रेड किया जा रहा है। और ये बहुत ही दर्दनाक हकीकत है। और इसी का असर है कि ग्रीस के क्रीट आइलैंड के पास इल्लीगल माइग्रेंट्स का अचानक से एक बड़ा सर्च देखा गया है। हाँ, क्योंकि लोग डेस्परेशन में नए रूट्स ढूंढ रहे हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
इन सब सिचुएशंस के जवाब में यूरोपियन यूनियन ने एक नया पैक्ट फॉर द मेडिटेरेनियन पेश किया है। हाँ, ये पैक्ट हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी रहा है। लेकिन जो भी लोग इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, किसी के मन में भी ये सवाल उठेगा कि क्या ये पैक्ट पिछले कई एग्रीमेंट से कुछ अलग है? क्या ये सच में माइग्रेशन को रोक पाएगा, या ये सिर्फ पुरानी शराब नई बोतल में है, जहां यूरोप सिर्फ अपने बॉर्डर्स बंद करने के लिए अफ्रीका को पैसे दे रहा है? ये सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन डिप्लोमैटिक एनालिसिस के अनुसार ईयू का ये नया अप्रोच उन पुरानी पीसमील डील्स जैसा नहीं है। तो इसमें नया क्या है? इस बार इसे एक ग्रैंड बार्गेन की तरह डिजाइन किया गया है। पहले क्या होता था, ईयू सिर्फ बॉर्डर पेट्रोल या कोस्ट गार्ड्स के लिए फंड्स देता था, लेकिन इस नए पैक्ट में एक पूरा पैकेज है। किस तरह का पैकेज? इसमें ट्रेड डील्स, यूरोपियन मार्केट्स तक एक्सेस, नए वीजा पॉलिसीज और रीजनल सिक्योरिटी, सबको एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। अच्छा, तो मतलब कंडीशन बना दी गई है। बिल्कुल। आइडिया ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स के लिए इस पूरे डील को रिजेक्ट करना इकोनॉमिकली बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। इसके अलावा इटली, ट्यूनीशिया और लिबिया के बीच एक नया मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। तो क्या इसका फोकस सिर्फ पुलिसिंग पर ना होकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा है? एग्जैक्ट यही आइडिया है। इस लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट का मेन एम इन देशों के कोस्टल एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, पोर्ट्स डेवलप करना और वहाँ नए रोजगार पैदा करना है। यानी प्रॉब्लम की रूट कॉज पर अटैक करना। हाँ, प्रिंसिपल ये है कि अगर ओरिजिन कंट्रीज में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो लोग माइग्रेशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन इस ग्रैंड बार्गन को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना इतना आसान तो नहीं होगा। वहां का करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा हर्डल बन सकता है। जरूर, ये अभी देखना बाकी है कि ये थियोरी प्रैक्टिस में कितनी सक्सेसफुल होती है। बिल्कुल। वैसे माइग्रेशन और इंस्टेबिलिटी सिर्फ पॉलिसीज को ही नहीं बदल रही हैं, ये देशों को अपने पुराने डिफेंस अलायंसेस को भी रीडिफाइन करने पर मजबूर कर रही हैं। आपने सही पॉइंट पकड़ा। इस इंस्टेबिलिटी का रिपल इफेक्ट काफी दूर तक जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यूएन एक्सपर्ट्स की एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने इटली पर डायरेक्ट आरोप लगाया है कि वो लिबियन आर्म्ड ग्रुप्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि यूएन के आर्म्स एम्बार्गो का एक क्लियर वायलेशन माना जाएगा। सही कहा। हालांकि इटली ने ऑफिशियल लेवल पर इन दावों का पूरी तरह से खंडन किया है। हम यहाँ अपनी तरफ से कोई साइड नहीं ले रहे हैं, तटस्थ रूप से इसे बता रहे हैं। लेकिन ये आरोप ही इस बात का सबूत है कि पर्दे के पीछे इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिशें कितनी तेज हो गई हैं। डिप्लोमेसी में इस तरह के आरोप अक्सर एक डीपर रीजनल एंग्जाइटी को दर्शाते हैं, और इसी एंग्जाइटी का एक और बड़ा नतीजा यूरोपियन डिफेंस शिफ्ट्स में नजर आ रहा है। हाँ, और वो शिफ्ट काफी अनएक्सपेक्टेड है। रिपोर्ट्स के अनुसार इटली ने टर्की से बैरक्तार TB3 आर्म ड्रोन्स खरीदने का डिसीजन लिया है। ये रीजनल अलायंसेस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन एक मिनट, अगर हम हिस्ट्री देखें तो इटली और टर्की तो मेडिटेरेनियन में हमेशा से इन्फ्लुएंस के लिए कड़े राइवल रहे हैं ना। एनर्जी राइट्स और मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेकर उनके बीच हमेशा टेंशन रही है। तो फिर ये डिफेंस डील अचानक कैसी हो गई? यही वो पॉइंट है जहां प्रैग्मैटिज्म यानी व्यवहारिकता हिस्टोरिकल राइवलरी को ओवररूल कर देती है। अच्छा। देखिए, साहिल क्षेत्र से जो जेनिम जैसे टेरर नेटवर्क्स हैं, उनका प्रेशर नॉर्थ अफ्रीका की बॉर्डर्स पर काफी तेज हो रहा है। हाँ, साहिल रीजन काफी वॉलेटाइल आजकल। बिल्कुल। ऐसे में इटली को ये रियलाइज हो गया है कि अपनी सदर्न बॉर्डर्स और मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए उन्हें एडवांस टेक चाहिए, और टर्किश ड्रोन्स कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ कॉम्बैट प्रूवन भी हैं। यानी जरूरत के आगे पुराने कॉन्फ्लिक्ट साइड में रख दिए गए हैं। हाँ, जब नेशनल सिक्योरिटी और माइग्रेशन का डायरेक्ट थ्रेट दरवाजे पर हो तो देश हिस्टोरिकल डिफरेंसेस भूलकर प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी अब आइडियोलॉजी से बड़ी हो गई है। और इस प्रैग्मेटिज्म का असर सिर्फ वेपन्स तक सीमित नहीं है। इसका सीधा इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर भी दिख रहा है। आप मिडल ईस्ट के टेंशन्स का जिक्र कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मिडल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन एक बार फिर से बढ़ गया है। दुनिया भर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। हाँ, जो कि एक चोक पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड का। सही कहा। और इस टेंशन का असर ये हुआ है कि साउथ कोरिया जैसी मेजर इकोनॉमीज
जो एनर्जी के लिए पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट हैं, अब वो इमरजेंसी ऑयल सप्लाई के लिए अल्जीरिया और लीबिया की तरफ देख रही हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। मतलब एशिया की इकोनॉमिक मशीन को चलते रहने के लिए अचानक से नॉर्थ अफ्रीका का इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ गया है। इस पॉइंट को थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मिडिल ईस्ट के इस टेंशन ने मेडिटेरेनियन और नॉर्थ अफ्रीका को एनर्जी और सिक्योरिटी दोनों के लिए एक अनअवॉइडेबल ऑल्टरनेटिव बना दिया है। सही कहा। जो देश कल तक लीबिया को सिर्फ एक वॉर जोन या अनस्टेबल टेरिटरी मानते थे, आज वो वहीं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। इससे लीबिया के अंदर बैठे हुए आर्म्ड ग्रुप्स को इंटरनेशनल लेवल पर बार्गेनिंग पावर मिल जाती है। ये एक अजीब सा डोमिनो इफेक्ट है जियोपॉलिटिक्स का। वैसे इन सब मानव निर्मित और डिप्लोमेटिक घटनाओं के बीच नेचर ने यानी प्रकृति ने भी एक बहुत ही अनोखी स्थिति पैदा कर दी है। हाँ, वेदर एनॉमली के बारे में। बिल्कुल। जो नए वेदर लॉग्स आए हैं वो बताते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में एक बहुत शक्तिशाली साइक्लोन आया और उसके कारण सहारन डस्ट हवा में उड़कर सीधे मेडिटेरियन सी को पार करते हुए इटली और यहाँ तक कि सर्बिया तक पहुँच गई है। और इस डस्ट की वजह से वहाँ की बारिश का रंग लाल हो गया है। हाँ, जिसे लोकल लोग ब्लड रेन कह रहे हैं। अगर हम इसे एक एनालॉजी या रूपक के तौर पर देखें तो ये सहारन डस्ट जो मेडिटेरियन क्रॉस करके यूरोप पहुंच रही है, ये इस बात का फिजिकल प्रूफ है कि नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप आपस में कितने डीपली कनेक्टेड हैं। ये सच में एक बेहद सटीक एनालॉजी है ना? आप इस जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और माइग्रेशन को भी ठीक उसी तरह एक इमेजिनरी बॉर्डर पर नहीं रोक सकते जैसे आप इस धूल भरी आंधी को नहीं रोक सकते। सही बात है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस की कोई वाटर टाइट या एयर टाइट बॉर्डर नहीं होती। जब भी नॉर्थ अफ्रीका में इंस्टेबिलिटी की हवा चलती है, उसका असर डेफिनेटली यूरोप और उसके आगे तक पहुंचता ही है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहन चर्चा और इन इंटेलिजेंस सोर्सेज को एनालाइज करने के बाद एक बहुत बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है जिसमें आगे चिंतन करने की ज़रूरत है। वो सवाल क्या है? देखिए, आज हमने समझा कि कैसे लीबिया की सेनाएं टैक्टिकल रीजन से साथ आ रही हैं। एक लावारिस रशियन गैस टैंकर एनवायरनमेंट को थ्रेटन कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आउट ऑफ कंट्रोल है और एशियन देशों की एनर्जी सिक्योरिटी अब इस रीजन पर डिपेंड कर रही है। हाँ, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो सवाल यह है कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन, यूरोपियन सिक्योरिटी और एनर्जी मार्केट्स नॉर्थ अफ्रीका और मेडिटेरेनियन की स्टेबिलिटी पर इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, तो क्या आगे चलकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस रीजन में और डायरेक्ट इंटरवेंशन करना पड़ेगा? इंटरवेंशन मतलब किस तरह का? मतलब क्या आने वाले कल में ग्लोबल पावर्स को सिर्फ दूर से सैंक्शंस लगाने या ट्रेनिंग देने से आगे बढ़कर इस पूरे मेडिटेरेनियन सी के एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी में कोई डायरेक्ट और बहुत ही कंट्रोवर्शियल रोल प्ले करना पड़ेगा? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में एक सीधा रूल है, वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। अगर करंट पॉलिसीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो नए और अनप्रिडिक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स का सामने आना तय है। सही कहा। और इस सवाल का जवाब शायद दुनिया को आने वाले कुछ ही सालों में मिल जाएगा। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को निष्पक्ष रूप से एनालाइज करने और इसके पीछे के पैटर्न को देखने के लिए आज स्टाइलो न्यूज़ का इस्तेमाल किया गया। और जैसा हमने पहले बताया, ये एक एडवांस्ड मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है। कोई भी इसे इजीली डाउनलोड कर सकता है। बिल्कुल। और इसके थ्रू आप सैकड़ों ट्रेडिशनल न्यूज़ सोर्सेज और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से एकदम कस्टमाइज्ड इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स पा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के इस एनालिसिस में यूज़ किए गए। तो जो भी लोग इस AI पावर्ड ऑन डिमांड न्यूज़ सर्विस का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो www.stylonews.com पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में ये क्लियर और ऑथेंटिक न्यूज़ पाने का एक ज़बरदस्त टूल है। अपना कीमती समय निकालने और इस चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ हमेशा इन जटिल टॉपिक्स को डीपली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और अगर आपके पास फ्यूचर डीप डाइव्स के लिए कोई टॉपिक्स ध्यान में है तो ज़रूर सजेस्ट करें। बिल्कुल। और हाँ, ताज़ा अपडेट्स के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना ना भूलें। एक बार फिर से शुक्रिया और आपका दिन शुभ हो।